हेलो नमस्कार दोस्तों। ईसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदुओं को। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की पहली श्रृंखला में आपको एक क्वेश्चन जो दिया जाता है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर किया जाता है, उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो था, हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, सेबी जो कि एक मुद्रा बाजार का विनियामक भी है, सॉरी मुद्रा बाजार का नहीं, उसका विनियामक भी है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? और तो आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 था एन नागेश्वर, ऑप्शन 2 था धनंजय शुक्ला, ऑप्शन 3 था तुहिनकांत पांडे, ऑप्शन 4 था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे को 11वें सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने माधुरीपुरी बुच का स्थान लिया है, जो कि 10वीं सेबी अध्यक्ष थी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना था। अब लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदुओं को। तो पहला है नियुक्तियों में, पहला बिंदु है नियुक्तियों से संबंधित। तो नियुक्तियों में दोस्तों डॉक्टर मयंक शर्मा चर्चा में है। इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है, ये सब देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, यानी कि रक्षा क्षेत्र के नए महालेखा नियंत्रक। रक्षा में जो भी खर्च होता है, जो भी व्यय होते हैं, उससे संबंधित लेखा का नियंत्रण करने वाले रूप में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर मयंक शर्मा का नियुक्ति की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इनका जो कैडर था, ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1989 बैच के अधिकारी भी हैं। तो आपने देखा कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर मयंक शर्मा की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो ये बिंदु था आज का। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर। यह है बॉन्ड कंट्रोल पोर्टल। तो दोस्तों, बॉन्ड कंट्रोल पोर्टल, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बॉन्ड को कंट्रोल करने के लिए जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये किसने लॉन्च किया है, क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे भी लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बॉन्ड, समझ रहे हो। तो सेबी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका विकास किया है, यानी कि किस कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है, तो वह है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन, यानी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन के द्वारा इस बॉन्ड कंट्रोल को सेबी ने लॉन्च करवाया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए एकल डेटाबेस का निर्माण करना, यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनकी क्या चढ़ान है, या फिर वो नीचे गिर रहे हैं, या फिर उनके क्या और अन्य रिस्क से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, तो वह सबके लिए सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए सेबी ने बॉन्ड कंट्रोल पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसलिए, और इसका निर्माण किया है, यानी इसका विकास किया है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन के द्वारा इसका विकास भी किया गया। अब देखेंगे हम अगले बिंदु की तरफ। तो यह दोस्तों है लैंडर ब्लू घोस्ट। लैंडर का मतलब होता है उतरने वाला, लैंड करने वाला। ठीक है, तो ये ब्लू घोस्ट, इसी संबंधित एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस के आरओआर परीक्षा में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो इस लैंडर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, यह लैंडर इस चर्चा में रहा है क्योंकि 2 मार्च 2025 को चंद्रमा पर उतर गया है। यह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर इसने लैंडिंग करी है, सॉफ्ट लैंडिंग करी है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में रहा है। तो इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसे लॉन्च किसने किया था, तो इसे लॉन्च किया है एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है फायरफ्लाई एरोस्पेस, जो कि अमेरिका की है, उसने लॉन्च किया है। और इस लैंडर को बनाने में नासा ने भी सहयोग किया था, यानी कि नासा के सहयोग से फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट लैंडर को लॉन्च किया है। यह एक इसकी विशेषता यह रही है कि यह बिना क्रैश किए लैंड करने वाला प्रथम निजी लैंडर भी बन गया, यानी कि यह पहली बार में ही बिना क्रैश किए यह लैंडर लैंड कर गया है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, तो इसलिए यह चर्चा में भी रहा है। अब देखते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। तो दोस्तों है जगुआर फाइटर जेट की प्रथम महिला पायलट। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, महिलाओं से संबंधित या फिर इस तरीके से कुछ जो रोचक संबंधित तथ्य होते हैं, वो क्वेश्चन में आने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण रूप से इसे नोट डाउन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप इसे नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे और आपको
इसे याद भी रखेंगे। तो जगुआर फाइटर जेट की प्रथम महिला पायलट बनी है तनुष्का, जो कि लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश लखनऊ की तनुष्का को जगुआर फाइटर जेट की प्रथम महिला पायलट के रूप में नियुक्ति की मिली है। ठीक है, इन्होंने भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी नियुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन, यह बिंदु था करंट अफेयर्स का। चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है दोस्तों अमेरिका की आधिकारिक भाषा। दोस्तों अभी तक अमेरिका में कोई भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता किसी भी भाषा को नहीं मिली थी, लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप जो 43वें नंबर के अमेरिकी यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में नियुक्त की है। यानी अमेरिका की प्रथम आधिकारिक भाषा कौन बनेगी, तो अंग्रेजी है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसे हाल ही में घोषणा की गई है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित अन्य जो वहाँ की अमेरिका की जो पॉलिसी होगी, नीतियाँ होगी, उसमें सब परिवर्तन होगा और सब बातें होंगी। तो इसी संदर्भ में अमेरिका की प्रथम आधिकारिक भाषा के रूप में नियुक्ति मिली है अंग्रेजी को। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। ये सब पुरस्कारों के संबंध में है। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो यह दोस्तों यह फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड समारोह में दिया गया है। यह मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के रूप में इसे दिया गया है। ये दोस्तों, और यह दोस्तों जैसा, जो कि इस समय भारत के हैं, जो जैसा ये इस समय वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन भी हैं, इन्हें ही यह पद दिया गया है, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। यानी आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भारत के जय शाह को दिया गया है, जो कि आईसीसी के चेयरमैन भी हैं वर्तमान में। ठीक है, या आप बिंदु नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो दोस्तों यह है संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025। तो यह मनाया गया है दोस्तों 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की आयोजन किया गया। ठीक है, तो उसका दोस्तों 2025 का जो थीम है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट। ठीक है, इसका थीम क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट, यह इसकी थीम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम क्या है, यह सब आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसकी आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो वन्यजीव और पौधों के महत्व के बारे में पहचानना और उनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना, जन जागरूकता को बढ़ाना। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का आयोजन किया था, और यह आयोजन कब किया, 3 मार्च को। ठीक है, तो यह सब इसके थीम भी याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट। ठीक है, आप इस बिंदु नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, देखते हैं। तो दोस्तों यह है 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। यह इसका संस्करण कौन सा, तो इसका संस्करण 12वां है, और इसका आयोजन दोस्तों किया गया है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो जो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम है, उसका आयोजन किया गया है जयपुर राजस्थान में। उसका उद्घाटन किया है भारत के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। इसका क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसमें जो भागीदार देश थे वो थे जापान, मालदीव, सोलोमन आइलैंड, तुवालू सहित कुल 25 देशों ने लगभग इसमें भाग लिया था। इस 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। तो यह बिंदु था अपने क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम से, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो यह है दोस्तों 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस की उद्घोषणा, यानी कि भारत द्वारा अभी हाल ही में 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस के आयोजन को लेकर एक उद्घोषणा करी गई है। तो ये इसका संस्करण क्या होगा दोस्तों, तो इसका संस्करण होगा 9th। ठीक है, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, 9th संस्करण होगा। इसका आयोजन दिवस होगा 8 से 11 अक्टूबर 2025 को भारत में 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस की आयोजन किया जाएगा। उसका आयोजन स्थल होगा, यानी कि यह आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, यानी कि 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। ठीक है दोस्तों, अब इसकी उद्घोषणा कौन किया है, इसकी उद्घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में की। AMWC, यानी कि जो सूचना एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इसकी
उद्घोषणा की। ठीक है दोस्तों, और इसकी विशेषज्ञता क्या है, तो यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपो भी होगा, यानी एशिया का सबसे बड़ा मोबाइल कांग्रेस भी होगा। ठीक है, यह सब बिंदु आप नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु, यह आज का अंतिम बिंदु भी है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2025 से संबंधित यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का जो समारोह स्थान यानी कि जहाँ पे दिया गया इसको, तो लॉस एंजलिस LA USA में दिया गया। ठीक है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अन्य तथ्य है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अनोरा, जिसके निर्देशक सीन बेकर है, उन्हें इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में एंड्रियन ब्रॉडी, जिनकी फिल्म थी द ब्रूट लिस्ट, के लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिकी मेडिसन, जिनकी फिल्म थी अनोरा, उसके लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सीन बेकर को दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार, और यह अनोरा के लिए ही है। ठीक है, तो आप आजकल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलते हैं संबंधित प्रश्नों को श्रृंखला में। तो पहला प्रश्न है इसी संदर्भ में, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? अभी हाल ही में जो क्रिकेट से संबंधित एक रणजी ट्रॉफी होती है, उसमें 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन आपके है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी विदर्भ। ठीक है, आप तो इसका आंसर है विदर्भ, ऑप्शन डी विदर्भ। विदर्भ ने हाल ही में केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं करुण नायर। ठीक है, तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। अब दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है, हाल ही में 30 साल बाद केप गिद्ध कहाँ देखे गए? ठीक है, हाल ही में 30 साल बाद केप गिद्ध कहाँ देखे गए? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी तंजानिया। तो ठीक है, आपको इस ऑप्शन में से सही आंसर को चुनना होगा, और जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, तो यह था आज का करंट अफेयर। हम लेकर हाजिर होंगे कल तक के करंट अफेयर्स को, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।